हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स को। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा वाइड है, तो आज की जो क्लास हमारी बेस्ड होगी वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक के ऊपर बेस्ड होगी। बेसिक को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमने आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड करे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स में उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे और हमारा काम सर जाएगा मीन्स हमारा काम पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स का बेस भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में इंक्लूड किया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट मीन्स मौलिक अधिकार। एक इंसान एक इंडिविजुअल के लिए जीने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से उसका इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मॉरल वेलबींग अश्योर किया जा सकता है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। जब हमने कंसेप्ट पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में पार्ट थर्ड में इंक्लूड कर दिए गए, तो क्या सिर्फ इतना ही आपके लिए जरूरी है जानना? नहीं, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। जैसे कि हमको पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है, मिक्सचर है ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। जहां से हमको जो बात अच्छी लगी हमने वो अडॉप्ट करी है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? अगर आप सिर्फ इन आर्टिकल्स को पढ़ाएंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है कि कहां से आए। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आए। यूएस में 1789 में बिल ऑफ राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर सिटीजन्स को दिए गए थे वहां पर राइट्स, उनके अपने इंडिविजुअल राइट्स दिए गए थे। और इन्हीं 1789 में दिए गए राइट्स को रेटिफाइड किया गया था 1791 में। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाए गए हैं। अब आते हैं बात कि 1789 से पहले क्या कोई राइट्स नहीं थे? इंडियन जो लोग थे, जो इंडिविजुअल्स हुआ करते थे, क्या उनके 1789 से पहले कोई अधिकार नहीं थे? नहीं। 1789 में ही यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ऐसा डिक्लेरेशन आया था, जो कि मैन एंड सिटीजन के लिए क्या था? डिक्लेरेशन की उनके क्या अधिकार है। और उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1689 में इंग्लैंड में भी ऐसा ही बिल ऑफ राइट्स कंसोलिडेट किया गया था। बहुत सारे डिफरेंट राइट्स जो दिए गए थे ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, उन सबको कंसोलिडेट करके बनाया गया था बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड के लोगों के लिए। अब हमने कहा कंसोलिडेट कर करके बनाया गया बिल ऑफ राइट्स, तो कंसोलिडेशन कितना, इससे पहले कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर जब आती है बात की जो मेन पॉइंट है कि कहां से ओरिजिन कहां है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा की पूरी जो प्रोवर्ब है दैट इज व्हाट मैग्ना कार्टा लिबर्टम मींस। मैग्ना कार्टा मींस ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स। तो फ्रीडम का जो महान चार्टर है वो दिया गया था 1215 में, 1215 में, और दिया गया था किंग जॉन्स के द्वारा। किंग जॉन्स ने अपने बैरन्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया था और तब उन बैरन्स को कुछ फ्रीडम्स दे दी गई थी। जैसे कि एक फ्रीडम ये थी बहुत इंपॉर्टेंट कि बिना किसी के ट्रायल के किसी को जबरदस्ती प्रिजनर नहीं बनाया जा सकता, जेल में नहीं डाला जा सकता। और चर्च से रिलेटेड उनके कुछ राइट्स थे, उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ राइट्स थे, वो कुछ राइट्स किंग जॉन ने दे दिए थे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि रेवोल्यूशन होने लगा था, लोगों में जागरूकता आने लगी थी अपने अधिकारों को लेकर के। तो किंग जॉन ने 1215 में सबसे पहले लोगों की क्या क्या राइट्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हें कुछ राइट्स प्रोवाइड कर दिए। फिर किंग जॉन के बाद उनके सन ने, फिर उनके बाद उनके सन ने, इस तरीके से ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कुछ राइट्स देते चले गए और 1689 में बिल ऑफ राइट्स तैयार किया गया जो कि कंसोलिडेट फॉर्म में था। सब जितने भी अभी तक बने हुए थे जो राइट्स थे उनको कंसोलिडेट करके 1689 में इंग्लैंड के लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए। क्या? बिल ऑफ राइट्स या राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए। और उसी की तर्ज पे आगे आने वाली डिफरेंट कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स के लिए राइट्स बनाए। उसी तरीके से उसी पीढ़ी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स को लाया गया। जब मैंने आपको बोला मैग्ना कार्टा लिबर्टम यानी कि ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स, तो वो जो शुरुआत थी ना 1215, तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैग्ना कार्टा।
मैग्ना कार्टा आप बताएंगे किंग जॉन ने 1215 में लाया, 15 जून 1215 में लाया गया उसको। अब यहाँ भी एक बात है कि मिस्टर वी.जी. रामचंद्रन ने ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो हमारे लिए मैग्ना कार्टा है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये भी लिखेंगे कि मैग्ना कार्टा वो था 1215 में, 15 जून में जब लेकर के आए थे किंग जॉन, और अपने बैरन के साथ में उन्होंने एक अरेंजमेंट किया था कि उन्हें कुछ राइट्स दे रहे हैं। और फिर ये भी कहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी मैग्ना कार्टा बोला गया है, क्योंकि वो भी ग्रेट चार्टर की तरह ही काम करता है हमें फ्रीडम देने के लिए। तो ये भी आपको लिखना है एग्जाम में। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, एक कहां से बोरो किया गया, यूएस से, और दूसरा क्वेश्चन मैग्ना कार्टा क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में कितने तरीके के राइट्स दिए गए हैं। मेनली 6 राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 से लेकर के 35 तक, यानी आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 35 तक हमारे पास क्या है, हमारे पास दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। यहाँ 31 जो था पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको 44th अमेंडमेंट के बाद 44th अमेंडमेंट में इस चीज को खत्म कर दिया गया। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, ये एक ऑर्डिनरी लॉ बन गया। कहां पर ला दिया गया उसको, 300 आर्टिकल में जो है उसको यहाँ पर इस अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ डाल दिया गया, ये एक ऑर्डिनरी राइट बन गया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डिनरी राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि इन राइट्स में से कुछ राइट्स एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हैं। सिटीजन्स कौन होते हैं, कैसे चेंज हुई उनकी डेफिनेशन, वो हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके। तो जो इंडियन सिटीजन्स हैं सिर्फ उन्हीं को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इसको हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि साफ साफ पूछ लिया जाता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं और कौन से जो राइट्स हैं जो सभी को मिले हैं, फॉरेनर्स को मिले हैं। फॉरेनर्स में भी ध्यान रखिएगा, जो एनिमीज होंगे, एनिमी कंट्रीज होंगे, लोग होंगे, उन्हें नहीं मिलेगा जो है जो ये राइट्स हैं। अब इसमें कौन कौन से राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं, हमें कैसे याद रखना है, 15, 16 ये हमारा जो है एक लाइन में है, फिर 19 और 29 इनके बीच में नो है, और हमें ध्यान रखना है कि 29 और 30 एक शुरुआत करनी है हमें 15, 16, 29, 30 और बीच में यहाँ पर 19 को हमने याद रखना है। इस तरीके से हमने दो की चीज 15, 16, 29, 30 और 19 इसे याद रखना है हमें, तभी जाकर के हम इसको याद रख पाएंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं कौन कौन से अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 से हमने ये ग्रुप बनाया है कि ये सिटीजन्स के लिए ही है, बाकी जो सब राइट्स हैं वो सिटीजन्स के लिए भी तो है ही, बाकी इनके अलावा जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके लिए भी है फंडामेंटल राइट्स। अब हम जो बात करेंगे, सबसे पहले इस क्लास में बात करेंगे कि ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और साथ ही साथ हम केस लॉज भी पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स में क्या डिफरेंस होता है, देखिए सबसे पहली बात, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्रिएटेड बाय फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ मींस हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उसको क्रिएट किया है फंडामेंटल राइट्स ने। लेकिन जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं उनको लेजिस्लेटिव पावर यूज करके क्रिएट करती हैं। इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट भी काम करते हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, जबकि जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स के बीच में एक रिलेशनशिप जो है स्टैब्लिश करते हैं, और ये ऑर्डिनरी पर्संस के अगेंस्ट ही जो होंगे क्या काम किए करेंगे। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अथॉरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं वो ऑर्डिनरी पर्सन के अगेंस्ट ही काम करेंगे। और
यहाँ पर बात करते हैं कैन ओनली बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब जब मैं अमेंडमेंट की बात करती हूँ तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी आर्टिकल पूछ लेंगे, आर्टिकल 12, 13, 14 एनी आर्टिकल कुछ भी पूछ लेंगे और उसके साथ साथ ये भी पूछ लेते हैं साथ में क्वेश्चन में क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, यानी दोनों ही चीजों को साथ में रख लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं। तो जब ये बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करा जा सकता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको मैं अभी कवर नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक से ही रिलेटेड है। एक तो यही वाला टॉपिक है कि क्या इसे अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, और दूसरा है इन्हें सस्पेंड कब किया जा सकता है। तो इन दोनों के जो प्रोविजंस हैं, इन दोनों की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है लेकिन उससे पहले कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा जा रहा है तो वो ऐसा होना चाहिए कि पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट्स की जो आत्मा है, जो मूल है, उसको खत्म नहीं किया जाए और वो जो अमेंडमेंट हो रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है। लेकिन जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं वो अगर कभी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की जरूरत होती है, मीन्स कभी काम में किसी काम में रुकावट पड़ रही है किसी भी तरीके के, तो उस कंडीशन में उसको विड्रॉ भी कर लिया जाता है। फिर आता है रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल स्टेट। अभी बताया आपको ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं बल्कि स्टेट के अगेंस्ट भी है, जबकि ऑर्डिनरी राइट्स जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल पर्संस के अगेंस्ट ही मिले हुए हैं और ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स। फिर इनको वेव नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता। मीन्स कोई पर्सन अपनी मर्जी से कहे कि मैं अपने फंडामेंटल राइट्स छोड़ रहा हूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इनको वेव किया जा सकता है। ये जो है प्रोडक्ट है और सुप्रीम लॉ, हमारा सुप्रीम लॉ क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां से बन करके आए हैं और ये लेजिस्लेचर की अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बनाते हैं और कैसे उसमें अमेंडमेंट करते हैं। ये एनफोर्समेंट की जब बात आती है तो अगर कभी किसी व्यक्ति को लगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स के साथ में इंफ्रिंजमेंट किया जा रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो वो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तौर पे क्या कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है। अपनी जो भी हमने रिट्स की बात करते हैं, रिट्स लेकर के जा सकता है, यानी कि इन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को कैन बी इन्फोर्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमें आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक प्रोविजन दिए गए हैं, वहां प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन जब हम ऑर्डिनरी राइट्स की बात करते हैं तो जो ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज होंगी उनके थ्रू ही इनको इन राइट्स को एनफोर्स कराया जा सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब हमें काफी चीजें क्लियर हैं फंडामेंटल राइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लेकिन फिर भी हम इसको केस लॉ के साथ में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट क्या है और उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल को समझाते हुए ये कहा गया चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950 के केस में कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट का कस्टोडियन है, यानी कि वो देखेंगे कि किसी भी तरीके का, किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को वायलेशन ना हो। और इसीलिए आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो लॉ बनाए जाएंगे वो इस तरीके के नहीं होंगे कि फंडामेंटल राइट से वो इनकंसिस्टेंट हो। इस केस में ये कहा गया जस्टिसिएबल का मतलब शायद समझ में आया हो कि अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स को इंफ्रिंजमेंट किया जाता है, छीना जाता है, तो वो कोर्ट में जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर अवेलेबल देयर, इसीलिए उसको जस्टिसिएबल बोला। फिर ये कहा गया सर्टेन राइट्स टू सिटीजन्स ओनली। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिले। मैंने अभी आपको समझाया कि हमें कैसे याद रखना है। पहला तो हमें 15-16 का हमने क्लब बनाया और फिर उसके बाद में हमने देखा 29 और 30 और बीच में हमने रखा 19 को। इस तरीके से जो 5 राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है गारंटीड अगेंस्ट स्टेट्स एक्ट। स्टेट्स यानी कि स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट को समझाते हुए आर्टिकल 12 बताया गया। स्टेट के भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग केस लॉज हैं और उसमें वाइड पूरा इसका एक एरिया है, वाइड इसका डोमेन है कि किस तरीके से स्टेट को समझाया जाए कि स्टेट होता क्या है। तो स्टेट के एक्ट के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं, यानी कोई भी ऐसा एक्शन अगर स्टेट के द्वारा लिया जाता है, स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य से ही नहीं है कि हमारे जो राज्य हैं, यूपी है, महाराष्ट्र है या फिर वेस्ट बंगाल है या हमारा जितने भी जितने हरियाणा, पंजाब, ये राज्यों से ही नहीं मतलब है। यहाँ मतलब स्टेट्स को भी मैंने बोला बहुत बड़ा इसका एरिया है, वो हम समझेंगे आर्टिकल 12 में कि क्या मतलब है। तो गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्ट कि अगर स्टेट्स कोई भी एक ऐसा एक्शन लेते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में खिलवाड़ करता है या मैं बोलूं कि उनके अगेंस्ट जाता है, तो उस वक्त ये जो
फंडामेंटल राइट्स हैं उनके एक्शन को, स्टेट के एक्शन को भी रोक सकते हैं। यानी कोई भी स्टेट जो होगा इस तरह का एक्शन नहीं लेगा जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचे। और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस 1954 में इस चीज को क्लियर कर दिया गया कि जो स्टेट्स हैं वो कोई भी आर्बिट्री इन्वेजन नहीं करेंगे किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स के लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आर्बिट्री इन्वेजन, आर्बिट्री का मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी उनका छीनने की कोशिश नहीं करेंगे उनके फंडामेंटल अधिकारों को। तो उसके लिए भी गारंटी देता है हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस के लिए भी हमारे पास 3 केस लॉ है। पहला है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में। इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया कि फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स में दिए गए कुछ राइट्स तो इतने एलिमेंट्री हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू स्पीच एंड राइट टू फेथ। और इस तरह के जो एलिमेंट्री राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किए गए वो इनवॉयलेबल हैं, इनको कभी भी वॉयलेट नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें लेजिस्लेचर में मेजोरिटी की, तो अगर मेजोरिटी चेंज होती है लेजिस्लेचर में तो उसका मतलब उस मेजोरिटी को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो फंडामेंटल राइट्स में इंटरफेरेंस कर सके। इस केस में ये हेल्ड हुआ था। फिर दूसरा हमारा केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। इसमें बहुत ही अच्छे से फंडामेंटल राइट्स को समझाया गया। ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारी कंट्री के लिए लोगों के द्वारा तब से चेरिश किए गए हैं जब से वैदिक टाइम से, यानी वैदिक टाइम से फंडामेंटल राइट्स को इंडियन पीपल के द्वारा, इंडियंस के द्वारा जो है चेरिश किया गया है। और वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति की डिग्निटी के लिए भी जरूरी है, ताकि एक व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी का जितना ज्यादा डेवलपमेंट कर सके वो कर सके। फंडामेंटल राइट इसलिए उसको दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खाए पिए और बस इससे पशु लाइफ जीवन जीने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी डिग्निटी के लिए मेंटेन करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो चीजें जो रिक्वायरमेंट एक व्यक्ति को चाहिए वो सब फंडामेंटल राइट्स के थ्रू से प्रोवाइड की जाती हैं। ये इस केस में हेल्ड हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। इस केस में एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं पार्ट 3 में, वो एक तरीके से गारंटी का पैटर्न बुनते हैं, पैटर्न ऑफ गारंटी वीव करते हैं किसके ऊपर, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर। और ये एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, पैटर्न ऑफ गारंटी लगा दी फंडामेंटल राइट्स ने। दूसरी तरफ जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस लगा दिए कि वो किसी भी व्यक्ति के अलग अलग डायमेंशन में क्या ना कर सके, उनके राइट्स को जो है इंफ्रिंजमेंट नहीं कर सके, वॉयलेट नहीं कर सके। मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1951, इस केस में ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जनरल रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करते हैं, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करते हैं, रूल ऑफ मैन को एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। यानी कि ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किन्हीं व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। एक हमने ने बोला रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना है इसका ऑब्जेक्ट। तो ये केस लॉस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये इंपॉर्टेंस, और हमने पढ़ लिया ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस और हिस्ट्री, ये सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में 2 चीज और पढ़नी, मैंने आपको बताया अमेंडमेंट पढ़ना है, किस तरह से हो सकता है, नहीं हो सकता, और दूसरा कब सस्पेंड किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इन्हीं सब बातों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।